नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी रूप में। मैं प्रकाश केसरवानी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि है मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान से रिलेटेड। देखिए, आज हम लोग करने वाले 13 दिसंबर 2017 के शिफ्ट 1 के पेपर। 12 दिसंबर में 3 शिफ्ट हुई थी जिसके हमने तीनों सेट के सारे क्वेश्चन यानी कि 120 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी लगा चुके हैं। लेकिन 40-40 क्वेश्चन जैसे कि आपको पता है जीएस के आते हैं, लेकिन सिर्फ 120 क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं लगाए हैं। अगर आप उस वीडियो को देख रहे हैं तो ये मान के चलिए आप लोग कम से कम 500 क्वेश्चन लगा चुके हैं पिछले 2 हफ्तों में, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर मिनिमम हम 3 से 4, किसी किसी क्वेश्चन में तो पूरा का पूरा टॉपिक ही पढ़ा दे रहे हैं। तो आप बिल्कुल बने रहिए। हम एक तरह से ये समझिए कि टॉपिक वाइज आपको कवर करा रहे हैं। क्वेश्चन जो हैं वो फॉर्म है हमारा प्रीवियस ईयर का, बट हमारा क्या मानना है कि इनमें हम आपके टॉपिक कवर करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं, खासकर यूपीएसआई में, क्योंकि इसमें थोड़ा अलग लेवल है। पॉलिटी की अलग इंपॉर्टेंस है, मूल विधि पॉलिटी तो अलग ही लेवल की पूछी जा रही है, ठीक है। तो इनके हम टॉपिक कवर करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। 13 दिसंबर 2017 की शिफ्ट 1। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनहित याचिका के बारे में सही नहीं है। देखिए, अभी तक जो हमें नॉलेज हुआ है, जितने आपके टॉपिक आ रहे हैं, एक जनहित याचिका का क्वेश्चन पक्का पक्का आ रहा है हर सेट में। दूसरा जो दिख रहा है वो आरटीआई का क्वेश्चन आ रहा है पक्का। तीसरा क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है वो है कि शेड्यूल का क्वेश्चन बार बार, और खास करके शेड्यूल 7 का क्वेश्चन बार बार आ, 7 शेड्यूल का क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। इस तरह आपके ना बार बार एक तरह से देखा जाए रिपीटेड पैटर्न था इनका। तो इस तरह करके हम क्या बना लेने वाले हैं, पूरे टॉपिक बना लेने वाले हैं और फिर उन टॉपिक्स को कवर कर देंगे। तो देखिए, ये जनहित याचिका के बारे में क्या क्वेश्चन है कि कौन सा सही नहीं है। 4 जनहित याचिकाएं दी हैं, उसने जानना है कौन सा सही नहीं है। अच्छा, इस टॉपिक पर अगर आप चाहते हैं कि हम सेपरेट लाएं, क्योंकि ये सारे केसेस क्या हैं, अगर इनको हम कहानी वाइज आपको बता दें जिससे कि आपके लिए इजी हो जाए, तो आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। हम तो उसके बाद हम इसका वीडियो बनाएंगे, जरूर बनाएंगे आपके लिए। कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम इसका सेपरेट वीडियो लाएंगे। ज्यादा से ज्यादा ये मान चलिए 5 वीडियो का लेक्चर होगा, 5 क्लासेस होंगी और आपके सारे केसेस कवर कर दिए जाएंगे जो भी अभी तक आए। 5 क्लासेस में सारी केसेस विद स्टोरी वाइज, जो आपको मतलब याद रखना या यूं कहें समझना बड़ा आसान हो जाए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। आइए अब पढ़ते हैं अपने केसेस क्या है। हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, एक केस हुआ था। क्या है इसमें लिखा है, एक जनहित याचिका मामला है जिसमें जेलों की अमानवीय परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस मामले के परिणाम स्वरूप सुनवाई के तहत 40,000 से अधिक कैदियों को रिहा किया गया। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। हुसैन आरा वर्सेस बिहार का जो केस था सेम यही हुआ था। उसमें क्या हुआ था, जेलों में जो कंडीशंस है, जो इस समय आप देखते हैं जेलों में, एक जैसे आपने पढ़ा होगा, एक मूवी भी अभी आई थी क्रिमिनल जस्टिस। क्रिमिनल था बट उनका भी एक अधिकार है, उनको भी मानव जैसे रखना चाहिए, क्रिमिनल को भी कुछ जस्टिस मिलना चाहिए। तो उस पर एक तरह से कह सकते हैं उस तरह का एक केस है और उसमें इस मामले में भी 40,000 से अधिक लोग को रिहा किया गया था। सेकेंड है नागरिक बनाम असम राज्य, एक केस हुआ था बट इसके बारे में कुछ दिया नहीं तो इसको अभी रोकते हैं। थर्ड है परमानंद कटरा बनाम भारत सरकार। ये क्या है, देखिए, एक जनहित याचिका मामला था जिसने यह घोषित करने की मांग की कि चिकित्सा पेशे के हर सदस्य का यह एक सर्वोपरि दायित्व है कि हर घायल नागरिक को किसी भी प्रक्रियागत औपचारिकता का इंतजार किए बिना जितनी जल्दी हो सके चिकित्सा सहायता दे। जी हाँ, यही एक केस हुआ था जिसमें परमानंद कटरा बनाम भारत सरकार का था। इन्होंने अपील की थी कि जो भी मतलब डॉक्टर है या भी नर्स है, मतलब जो भी उस फील्ड के एरिया हॉस्पिटल में अगर कोई बंदा पहुंच गया, आपकी क्लिनिक कोई पहुंच गया, तो आप उससे पर्चा ये सब ना भरवाएं। उसके पहले आप उसको औपचारिक मतलब एक उसको पहले फर्स्ट इलाज दें, उसके बाद आप ये सब काम करते रहें। उसके साथ जो आया उसके साथ करते हैं, बट ये सब काम आप पेपर वर्क बाद में कर लें, पहले उसको चिकित्सा प्रोवाइड करें, ठीक है। और उसके बाद से आप जानते हैं यही रूल चला आ रहा है, अब आपको सबसे पहले चिकित्सा देनी होती है, बाद में ये सब काम होते रहते हैं, पेपर वर्क साइड बाय साइड चलता रहता है। अगला केस है एमसी मेहता बनाम भारत सरकार, एक जनहित मुद्दे याचिका मामला था जिसने गंगा जल प्रदूषण के मुद्दे का समाधान करने की मांग की। एमसी मेहता बनाम भारत सरकार का मामला था, सुप्रीम कोर्ट के में यह मामला एमसी मेहता ने दर्ज किया था कि जो गंगा अपनी प्रदूषित होती जा रही है, हम बोलते तो गंगा माँ है लेकिन इतनी ज्यादा प्रदूषित होती जा रही है, इस पर कुछ किया जाए। और आपको पता है 2016 में नमामि गंगे नामक कार्यक्रम शुरू किया गया और ये भी सही है। तो देखिए, ये तीनों में तो कोई गलत है नहीं, इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं दी है, तो आपको पता है जो आंसर आपको ज्यादा गलत लगता है उसको लगाना होता है। नागरिक बनाम असम राज्य केस तो है बट क्या केस है यहाँ पर जिक्र ही नहीं किया गया, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिख रहा है कि इसको हम अलग ठहरा सके, गलत ठहरा सके। ये तीनों सही है, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कौन सी योजना में भारत सरकार द्वारा समर्थित एक बचत खाता योजना है जो बालिकाओं के माता पिता के लिए लक्षित है। देखिए, एक योजना आई थी 2016 में की या 17 की बात करें, 2016 की बात है। 2016 में पीएम मोदी के द्वारा योजना शुरू की गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसी के अंतर्गत एक योजना लाई गई थी सुकन्या समृद्धि। देखिए, ये इसी के अंतर्गत है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ही एक पार्ट है सुकन्या समृद्धि योजना। तो सुकन्या समृद्धि योजना में क्या किया गया था, जो एक बचत खाता खोलने का प्लान था, मतलब एक सेविंग अकाउंट खोलने का प्लान था, जो कि बालिका के नाम से खोला जाएगा, जो उस बेटी के नाम से खोला जाएगा। उसके अंतर्गत जो आपको इंटरेस्ट रेट है ना, बहुत हाई था। उस समय जो क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट शुरुआत की गई थी वो 9 पॉइंट से भी ज्यादा दी गई थी। आजकल ये 7.26% चल रही है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं बचत खाते में आपको कितना मिलता है, 2.7% मिलता है, और अगर आप एफडी भी कराते हैं तो आपको 5% के करीब करीब मिलता है। बट अगर आप ये जो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बच्ची का अगर आप कराते हैं, बचत खाता बनवा देते हैं, 10 साल की उम्र से खुलना शुरू हो जाता है। ये जब बच्ची 10 साल की होती है तब से खुलना शुरू हो जाता है, तो आपको 7.26% अभी भी इंटरेस्ट रेट मिला, और ये क्वार्टरली रिवाइज होता रहता है, हर 3 महीने में रिवाइज होता रहता है। ठीक है, तो आपको अभी इतना हैवी इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जिसके द्वारा जब बच्ची बड़ी होगी और वो ये पैसे आपको मिलेगा तो उसकी शादी में या बड़ी पढ़ाई में काम आएगा। तो इसको बोलते हैं ये थी सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम, और इसका सुकन्या समृद्धि योजना इसका आंसर होगा, और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत ही एक योजना थी। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या है, ये है आपकी गैसेस बांटी गई थी, आपको पता है, जो सिलेंडर एलपीजी सिलेंडर हर घर पहुंचाना था वो चीज था। इंद्रधनुष एक वेलफेयर हेल्थ वेलफेयर की स्कीम थी, कुल 8 तरीके के टीके लगवाने थे, वैक्सीन का लगवाना था, इसके लिए इंद्रधनुष स्कीम नाम की योजना शुरू की गई थी। आजकल तो फिलहाल सब लोग कोरोना वैक्सीन लगवा रहे हैं, इंद्रधनुष वैक्सीन का तो पता नहीं कहाँ है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या है, सुकन्या समृद्धि योजना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किम्बरली सोने की खदानें कौन से महाद्वीप में स्थित है। किम्बरली सोने की खदान देखिए, ये स्थित है आपकी अफ्रीका में। देखिए, सोना और हीरे दोनों के लिए जानी जाती है। हीरा यहाँ पर का जो हीरा है वो वर्ल्ड फेमस है, अफ्रीका की खदान का हीरा, और सोना दोनों के लिए जानी जाती है अफ्रीका की खदानें। किम्बरली की सोने की खदानें। ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं ज्योग्राफी से। आप उसी तरह तैयारी रखें, और अक्टूबर में आपका एग्जाम होना है, इसके लिए बिल्कुल तैयार रहें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी फिक्स आ रहा है, हर सेट में आपको ये क्वेश्चन मिला है कि यातायात प्रतीक का मतलब क्या है, तो इस बार भी तैयार रहिएगा कि यातायात प्रतीक का एक क्वेश्चन पक्का आना है। तो देखिए, जैसा कि इसमें एक आदमी बना हुआ है, उसमें क्रॉस लगा हुआ है, और वो चलता हुआ आदमी है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है कि पैदल चलना मना है। लेकिन देखिए ऑप्शन क्या है, बुजुर्ग लोग वर्जित। भाई, ऐसा आप कभी कर ही नहीं सकते इंडिया में, किसी एक पर्सन को मना कर दे, किसी एक कास्ट को, लिंग को भेदभाव कर दे, एज के साथ भेदभाव कर दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बुजुर्ग लोग वर्जित, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। संरक्षित क्षेत्र, मनुष्य वर्जित क्षेत्र, नहीं, ये फॉरेस्ट में होता है, बट ऐसा इसका कोई सिंबल नहीं है। क्रॉसिंग वर्जित ऐसा भी नहीं है। पैदल यात्री वर्जित, ये लिखा हुआ कि यहाँ पर पैदल यात्री नहीं जाएंगे, ऐसा ये क्षेत्र है पैदल यात्री वर्जित क्षेत्र। इसके यातायात का मतलब सिंचन का मतलब होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। उदाहरण के लिए, मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो तब भी। मान लीजिए आप सार्वजनिक मामला, कहीं आप एक मीटिंग कर रहे हैं, वहां पर कुछ लोग गेदर हुए हैं और बिना हथियार, मतलब अहिंसक रूप से आप गेदर हुए हैं, फिर भी सरकार, मतलब कुछ ऐसी स्थितियां हो गई हैं कि सरकार कह रही कि नहीं, आप इस समय गैदरिंग नहीं कर सकते। जैसे कि आज का ही मान ले कोरोना है, तो अब आप गैदर नहीं कर सकते, शादी तक तो मना कर दी, तो इस तरह पब्लिक मीटिंग इस तरह कैसे मना, ये तो लागू ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको मना कर दे, तो आपके कौन से अधिकार का हनन हो रहा है, ये कौन से मौलिक अधिकार, कौन से आपके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। ये क्वेश्चन पिछले सेट में भी आया था, सेम क्वेश्चन था, सेम आंसर है। अगर आपको याद हो तो जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर था। आंसर था स्वतंत्रता का अधिकार। ऐसी कुछ परिस्थितियां आ जाती हैं इमरजेंसी में कि आपके स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, जो आपको फंडामेंटल राइट है, इसका हनन हो जाता है और आप ये सब चीजें नहीं कर सकते, आपकी स्वतंत्रता छिन जाती है, घर से बाहर निकलना तक बंद हो जाता है। ये आपने देखा होगा कोरोना में, आपके मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट का भी हनन हो जाता है। चलिए अब आते हैं, थोड़ा सा फंडामेंटल राइट के बारे में जान लेते हैं। फंडामेंटल राइट का जिक्र हुआ है आपके पार्ट 3 में, पिछली बार भी हमने बताया था, आई होप आप लोग को याद होगा। आर्टिकल की बात कर ली जाए तो किस अनुच्छेद में आता है, आर्टिकल शुरू होता है इसका 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, अब आइए जल्दी जल्दी सारे फंडामेंटल राइट की बात कर ले। टोटल कितने फंडामेंटल राइट आज हमारे पास? 6 हैं, पहले 7 हुआ करते थे। राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है, तो अब हो गए कितने? 6। आइए जल्दी जल्दी जिक्र करते हैं कहां से कहां तक है।
14 से लेकर 19 ये आता है राइट टू इक्वलिटी, यानी कि समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। ठीक, उसके बाद आता है 19 से लेकर 22 ये है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। इसी का हनन हो जाता है इमरजेंसी केसेस में। ठीक, उसके बाद आता है 23 और 24 ये आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण हो रहा हो अगर, जैसे बाल शोषण, वर्क, मजदूरी ये सब होता है, तो शोषण के विरुद्ध जो आपका अधिकार राइट है आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आता है। बाल श्रम भी इसी के अंतर्गत आता है कि नहीं करा सकते आप। ठीक है, उसके आता है 25 से लेकर 28, 25, 26, 27, 28 ये आता है राइट टू रिलीजन, रिलीजन से रिलेटेड है, मतलब आप अपने रिलीजन को, किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, मान सकते हैं। ये होता है रिलीजन के 25 से लेकर 28 तक। उसके बाद आता है 29 से लेकर 30 यानी कि 29, 30 ये आता है आपका राइट फॉर कल्चर एंड एजुकेशन। किसका कल्चर? आप अपनी संस्कृति को फॉलो कर सकते हैं, और एजुकेशन आप अपना एजुकेशन, जैसे माइनॉरिटी एजुकेशन की बात कर लिया तो इसी के अंतर्गत आर्टिकल 30 के अंतर्गत ही बात की जाती है कि माइनॉरिटी जो है वो अपना स्कूल बना सकते हैं, अपना मतलब उसके कल्चर को प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो ये तो हो गए आपके 5 राइट। उसके बाद एक आता है आर्टिकल 32, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट है वैसे तो, 32 भी याद रखिएगा। इसमें रिट्स दी गई है, क्या दी गई? रिट्स दी गई है, जिसके अंतर्गत अगर आपका इन फंडामेंटल राइट्स का कोई हनन करता है तो आपके पास कुछ रिट्स हैं, आप इनके तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और आपको न्याय तुरंत मिलेगा। तो टोटल कितनी हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और फंडामेंटल राइट जो हमने बताया संपत्ति का अधिकार, ये आता है आपके 19F के अंदर। किसके अंदर? 19(1)F, 19(1)F के अंदर आता है आपका राइट टू फ्रीडम, संपत्ति का अधिकार, जो कि अब फंडामेंटल राइट नहीं रहा है। ठीक है, इसको अब डाल दिया गया है आर्टिकल 300 के अंदर, जो कि आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि आप हाँ ले सकते हैं, लीगल राइट है कि आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, लेकिन वो फंडामेंटल राइट नहीं कि आप कह दे नहीं हमको तो प्रॉपर्टी चाहिए ही चाहिए मेरे, और कोई नहीं दे रहा तो आप कह दे कि मेरे फंडामेंटल राइट का वहन हो रहा है। ठीक है, तो ये थे आपके फंडामेंटल राइट का पूरा टॉपिक। इस सारे याद कर लीजिएगा, अगर आपको याद नहीं तो नोट्स बना लीजिए, यहीं पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, लिखते लिखते ज्यादा अच्छे से याद होता है। जैसे कि हमें याद हो गया है, आपको भी एटिजिट याद हो जाएगा। और यूपीएससी एग्जाम आ रहा है, अगेन बता दें, बहुत क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, बहुत क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, हर सेट में आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका इकोनॉमी का है, इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं, आंसर यहाँ पर टिक कर देते हैं, चल निधि मध्यस्थता। बट ये क्वेश्चन आप समझ नहीं पाएंगे अभी, इस वजह से जब इकोनॉमी पढ़ाएंगे तो हम इसको दोबारा डील कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निजी कंपनी द्वारा सिंगूर में, सिंगूर एक जिला है कलकत्ता वेस्ट बंगाल के अंदर, हुगली जिले के अंतर्गत एक गांव आता है कह सकते हैं सिंगूर, एक ऑटोमोबाइल संयंत्र की स्थापना के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा किए जा रहे भूमि अधिग्रहण का विरोध करने के लिए श्रीमती ममता बनर्जी द्वारा शुरू किए गए आंदोलन का क्या नाम था? देखिए हुआ क्या था, आपको केस बता देते हैं। जब टाटा नैनो बनना था तो इसका प्लान सबसे पहले निर्धारित हुआ था कि सिंगूर में लगाना, जो कि पश्चिम बंगाल हुगली के अंदर था। हुगली तो आपने नाम सुना ही होगा, वहां आता है। लेकिन ममता बनर्जी ने एक आंदोलन शुरू कर दिया, उस आंदोलन का नाम बताना है आपको, जिसके तहत पश्चिम बंगाल में ये फैक्ट्री नहीं लग पाई, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं लग पाई। इसके बाद टाटा नैनो आपको पता है गुजरात में लगाई गई। ठीक है, टाटा नैनो का प्लान गुजरात में लगाया गया ऑफिसियल। तो देखिए, सिंगूर बचाओ आंदोलन नहीं, सिंगूर किसान आंदोलन नहीं, अमर सोनार सिंगूर नहीं, इसका नाम था खेत बचाओ। तो ममता बनर्जी ने एक आंदोलन शुरू किया था खेत बचाओ जिसका नाम था, जिसके तहत फिर टाटा नैनो की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहां पर नहीं लग पाई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमएस स्वामीनाथन को किसके जनक माना जाता है? तो ये क्वेश्चन तो आप सभी लोग को पता होगा। एमएस स्वामीनाथन को भारत की हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इन्होंने क्या किया था? 1966 की बात है। इन्होंने मैक्सिको और पंजाब की जो ब्रीड थी, भारत में पंजाब के कुछ गेहूं की जो कुछ ब्रीड थी, उन दोनों को मिक्स किया और नई किस्म की गेहूं की एक कुछ किस्म बनाई, और जिससे कि बिल्कुल एक रिवोल्यूशन आ गया भारत में। जो गेहूं की पैदावार एकदम से बढ़ गई, अलग तरह का बीज बनाया जिसको संकर बीज कहा जाता है। हिंदी में संकर वर्ड यूज करते हैं, संकर बीज, मिश्रित बीज। ठीक, दो चीजों को मिलाकर बनाते थे, उसको संकर बीज कहते हैं, दो जगह की वैरायटी को। ठीक है, इसके लिए इनको आगे चलकर 1972 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया फॉर द साइंस एंड मैकेनिकल, जो यांत्रिकी की फील्ड के थे, ये साइंस एंड यांत्रिकी के लिए इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। क्या? पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा 1972 में और 1966 में इन्होंने ये कारनामा कर दिखाया था, इस वजह से इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस साल में भारतीय इंपीरियल पुलिस सर्विस को भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के द्वारा बदल दिया गया? देखिए, कल हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था, कल या 1-2 दिन पहले
अखिल भारतीय सेवा, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज, ये एक्ट कब आया था? हमने आपको कल बताया था 1951 में आया था, ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951। हमने आपको बताया था इसके तहत क्या है, हमारे पास 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS, IPS और IFS। IFS मतलब फॉरेन नहीं, फॉरेस्ट सर्विस। और इनको बताया था हमने 1966 में ये शुरू हुई थी भारत में, और 1920 में एक बार जिक्र हुआ था जब अंग्रेज लोग थे। तो देखिए IPS पहले से थी भारत में, भारतीय इंपीरियल पुलिस सर्विस नाम था इसका, जो पहले से थी, जब अंग्रेज थे तभी इन्होंने ये पोस्ट बना दी थी। लेकिन जब भारत आजाद हो गया तो 1948 में इसका नाम हम लोग ने रख दिया क्या, IPS, इंडियन पुलिस सर्विसेज। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नाम कब बदला गया, 1948 में बदला गया। और अखिल भारतीय कितनी है, 3 सेवाएं केवल अखिल, कई बार आता है आपके एग्जाम में, कौन सा इनमें से अखिल भारतीय सेवा नहीं है, ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन ये सूचना का अधिकार RTI से बार बार आ रहा है, जैसे कि हमने शुरुआत में बोला, तो RTI का क्वेश्चन आप RTI अलग से भी पढ़ सकते हैं। और अगर चाहते हैं हम ही वीडियो बनाए सबके, तो आपको पता है क्या करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करना है। और जो आप कमेंट करेंगे, जिस टाइप की वीडियो कहेंगे, आपके लिए जरूर बनाए जाएंगे। कोशिश करेंगे हम आपका पूरा का पूरा UPSI का सिलेबस कवर कर दे। 50 दिन का टारगेट हम मान के लेके यहां से चल रहे हैं, और उम्मीद है कि 15 अक्टूबर तक एग्जाम आपके शुरू भी हो जाएंगे। तो इसी हिसाब से आप भी तैयारी करिए, ठीक है। सूचना का अधिकार RTI नियम के तहत यदि मांगी गई जानकारी एक व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है, लाइफ और उसकी फ्रीडम से संबंधित है, तो जन सूचना अधिकारी को कितने दिनों के भीतर सूचना देना अनिवार्य होगा। तो देखिए, अगर किसी की जीवन की बात है, लाइफ और फ्रीडम की बात है, तो इसको 2 दिन के अंतर्गत देना अनिवार्य होता है। 2 दिन के अंदर RTI का जवाब आना जरूरी है। जो जन सूचना अधिकारी है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, PIL इसको बोलते हैं, ठीक है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो PIO है, ये आपको देगा, 2 दिन के अंदर आपको जानकारी देगा। अगर लेट करता है तो आपको हमने पहले ही बताया था, इस पर जुर्माना लग जाता है, 2500 पर डे के हिसाब से पेनाल्टी लगती है। और कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उसकी सैलरी पर पेनाल्टी कट जाए, क्योंकि आगे चलकर उसको प्रमोशन में प्रॉब्लम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्टिन क्रो, जिनका वर्ष 2016 में निधन हो गया था, किस खेल के प्रतिष्ठित खिलाड़ी है? देखिए 2016 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो अभी से के लिए तो कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ, आप इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट ईयर, हो सकता है कि इस बार भी पूछे जाएं। तो देखिए, न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी थे, क्रिकेटर थे एक, उनका निधन 2016 में हुआ था। बाकी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है आजकल बिल्कुल भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई गंगा नदी को साफ करने की परियोजना कौन सी? बहुत इजी क्वेश्चन, आप सभी को पता होगा। नमामि गंगे की योजना शुरू की गई थी 2016 में, उसके तहत भारत ने गंगा को साफ करना था नमामि गंगे नामक योजना के द्वारा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार कहां तक फैला हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और याद कर लीजिए, इसका मतलब समझ लीजिए इसका होता क्या है। देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास, 8 समुद्री माइल, 12 समुद्री माइल, 8 मील और 12 मील। ठीक है, तो ये समुद्री मील और नॉर्मल मील में क्या फर्क होता है, पहले इसको जान लीजिए। तो देखिए आपको बता दें, मान लीजिए ये हमारी भारत की नीचे की बॉर्डर लाइन है। अच्छा, एक चीज और, इसको ऐसे ऐसे भी कर लीजिए क्योंकि पूरे स्टेट तो होती नहीं है। तो जैसे अब उसके चारों तरफ पानी है, तो ये पानी किसका होगा? ठीक है, तो ये पानी किसका होगा? कौन यहाँ पर अंदर जाके एक्सप्लोरेशन कर सकता है, कौन यहाँ पर गश्त करेगा? तो देखिए जो भारतीय दंड संहिता है उसमें लिखा गया है कि इसको पहले तो एक सीधी लाइन बनाई जाएगी, स्ट्रेट, तभी हमने इसको तिरछी मिर्ची किया, एक स्ट्रेट लाइन बनाई जाएगी और वहां से 12 समुद्री माइल, कितना, 12 नॉटिकल मील, यानी कि 12 समुद्री मील तक की जो भी पानी होगा उसमें ऑफिशियल भारत का अधिकार होगा। अब अच्छा एक बात और, अब यहां पर है आपका अंडमान निकोबार, ठीक है, आपको बताया अंडमान निकोबार यहाँ पर डॉट 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 करके, तो अब यहां से भी अब 12 मील ले लीजिए, तो ये भी भारत का ही होगा, चारों तरफ 12 मील भारत के ही होंगे। ठीक है, तो इस तरह होता है। तो ये 12, अच्छा समुद्री माइल और नॉर्मल मील में क्या फर्क है ये भी बता देते हैं। जो समुद्री मील होता है, एक समुद्री मील की बात कर ले तो ये करीब आपका कवर करता है 1.852 किलोमीटर, यानी कि 1852 मीटर होता है, 1.82 किलोमीटर। और जो नॉर्मल मील होता है वो क्या होता है, 1.6 होता है, आपको पता है 1.6 समथिंग होता है, यानी करीब करीब 1.5 किलोमीटर, जिसको आप नॉर्मली बोल देते हैं। 1600 मीटर होता है, ये कितना होता है, 1800 मीटर होता है। तो ये समुद्री मील और नॉर्मल मील में अंतर है। तो 12 नॉटिकल माइल इसका सही आंसर है, 12 समुद्री मील। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रमुख देश की पूंजी भारतीय पूंजी बाजार चलनी निधि को चलाने वाली है? चलनी निधि क्या होती है? लिक्विडिटी होती है।
भाई जब लिक्विडिटी की बात आती है तो हम किस करेंसी को ज्यादा मान्यता देते हैं, आप नॉर्मली जान सकते हैं, और मोस्टली सभी देश उसी देश को मान्यता देते हैं, वो है यूएसए का डॉलर, यूएस डॉलर जिसको बोला जाता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो पूंजी है उसको हम एज ए लिक्विडिटी यूज करते हैं। अगर हमारे जैसे रुपया जहां पर नहीं चलता तो हम किसको यूज करते हैं, यूएस डॉलर को यूज करते हैं। बस इस तरह आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। इकोनॉमी के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं सॉरी, ऑन एवरेज अगर मान लिया जाए तो 2 से 3 और हम तो देख रहे हैं 4 क्वेश्चन तक इकोनॉमिक्स के आ रहे हैं, यानी कि 40 में से 4 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो 10% एरिया कवर कर रहा है आपका इकोनॉमिक्स। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान से पढ़िए इकोनॉमिक्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत में स्थानीय सरकार गांव और नगरीय स्तर की सरकार को वर्ष कितने में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज प्रणाली के तहत औपचारिक रूप दिया गया था। देखिए 73वां और 74वां संशोधन हुआ था, उसके तहत शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत शेड्यूल 11 के अंदर पंचायती राज व्यवस्था और शेड्यूल 12 के अंदर नगर जो जिला, ये हो गए पंचायती राज व्यवस्था, और इसके अंदर आया था नगर निगम वाला आया था, म्यूनिसिपैलिटी जो आ गया था, उसके तहत इसको लाया गया था। तो ये कब लाएगा, किस सन में लाएगा, ये पूछा गया। तो 1992 में संशोधन हुआ था 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अंदर पंचायती राज प्रणाली लाई गई थी, शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 की शुरुआत की गई थी। इसके अंदर पंचायत की बात की गई है, इसके अंदर नगर निगम ये सब बात की गई जो उसके नीचे आते, ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज हो गई, ये सब बात की गई। अच्छा, कल हम आपको एक शेड्यूल लगातार पढ़ाते आ रहे हैं, आपने पूरा डिटेल में पढ़ा है। शेड्यूल 7 के बारे में जिक्र कर चुके हैं, इसमें यूनियन लिस्ट दी गई है, स्टेट लिस्ट दी गई है और कॉन्करेंट लिस्ट का जिक्र किया गया है। शेड्यूल 4 के बारे में कल हमने जिक्र किया था। शेड्यूल 4 में क्या दिया गया है आपका, राज्यसभा की सीटों का एलोकेशन, राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, फिलहाल कितनी दी गई शेड्यूल 4 में 233, और कल हमने बताया 12 राष्ट्रपति चुनते हैं, तो टोटल इस समय राज्यसभा में कितनी सीटें हैं 245। तो राज्यसभा में सीटों का लोकेशन शेड्यूल 4 में, और टोटल कितने शेड्यूल है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल है, ठीक है। इनिशियल में 8 थे, बाद में संशोधन करके 12 कर दिए गए। अच्छा, शेड्यूल से एक क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, भाषा का जिक्र किस शेड्यूल में किया गया, किस शेड्यूल में लैंग्वेज का जिक्र किया गया है, और ऑफिशियल भारत में हम कितनी लैंग्वेज को मान्यता देते हैं, कितनी लैंग्वेज हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बाकी हम अगले वीडियो में इसको शेड्यूल में जिक्र कर देंगे इसका भी आंसर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1917 में बनी भारतीय महिला संस्था की पहली अध्यक्ष कौन थी। देखिए 1917, अच्छा इससे कंफ्यूज मत होइएगा, भारतीय महिला संस्था, उस समय भारत की इतनी संस्था ही नहीं थी। 1917 में अगर बात की जाए भारत में एकमात्र संस्था चल रही थी अच्छे से, वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यही क्वेश्चन पूछा गया 1917 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी, तो जल्दी से बताइए। ये महिला थी और उस महिला का नाम था एनी बेसेंट। जी हाँ, एनी बेसेंट पहली महिला थी जिन्हें आईएनसी का अध्यक्ष चुना गया था। ये भारतीय महिला नहीं थी, ये आयरलैंड की आई थी, आयरिश महिला थी। इन्होंने आयरलैंड में होम रूल लीग चल रही थी, उसके तर्ज पर भारत में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर, और वुमेन्स को मतलब जो महिलाएं थी उनको बढ़ चढ़कर मतलब लाया इसमें कि आप भी आइए, बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए भारत के आंदोलन में, अंग्रेजों के खिलाफ काम करने में। और इनको 2017 में आगे चलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस की सीट दी गई। अच्छा, सरोजिनी नायडू भारत की महिलाएं जिन्हें आईएनसी की अध्यक्ष सीट मिली थी, ये मिली थी इनको 1925 में। ये हुआ था आपका कानपुर में हुआ था, आई थिंक सेशन हुआ था आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन कानपुर में हो रहा था, तब इसकी अध्यक्ष कौन थी, सरोजिनी नायडू थी। 1924 की बात कर ली जाए तो गांधी जी पहली बार आईएनसी के अध्यक्ष बने थे, एक ही बार बने 1924 में। अच्छा, एक चीज बता दें, ये जो हम इंपोर्टेंट कांग्रेस सेशन की बात कर रहे हैं, आपके एग्जाम में आता है, आप देख ही रहे हैं, इसके लिए मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का हमने कोर्स जो चलाया था उसमें क्लास 15 देख लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्लास है, बहुत ही बेहतर रिस्पांस आया था आप लोगों के द्वारा, और बहुत ही अच्छे से हमने बताया। कौन सी, क्लास 15 मॉडर्न हिस्ट्री की। हम लिंक भी दे देंगे, कहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, बट आप उससे सर्च कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास 15, वहां पर बेहतरीन तरीके सारी इंपॉर्टेंट मॉडर्न ये जो आपके आईएनसी सेशन हुए हैं उसमें क्या हुआ है, क्या डिस्कशन हुआ है, सबका जिक्र किया गया है। तो चलिए, काफी टाइम हो गया, आज का यहीं से खत्म करते हैं आज की क्लास, कल इसके आगे शुरू करेंगे। वैसे तो 3 ही क्वेश्चन बचे हैं, कहिए तो करा दे, बहुत इजी क्वेश्चन हैं, इनको कल करा देंगे, बाकी सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। हमने आज कोशिश की थी 20 क्वेश्चन कवर करने की, यानी 60 तक पहुंचने की, बट क्लास लेंदी हो रही, तो यहीं से खत्म करते हैं आज की क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आ रही होगी, मेरा जो एक्सप्लेनेशन है पसंद आ रहा होगा, जो तरीका है पढ़ाने का
अगर आप चाहते हैं कि हम क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कराते रहें, भले ही क्लास की टाइम बड़ी हो रही है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम क्वेश्चन पूरे कराने की कोशिश करेंगे। इवन अगर आप 1 घंटे तक का भी लेक्चर आप डिमांड करेंगे तो हम 1-1 घंटे की भी क्लास आपके लिए जरूर बनाएंगे। लाइव अगर चाहते हैं तो लाइव भी पढ़ाया जाएगा, बट उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना होगा। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।